ओम शांति। सेशन को शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा का आह्वान करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें सही जीवन जीने का मार्गदर्शन दे। चलिए 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठे और परमात्मा को दिल से याद करते हैं। ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन प्रभु का हो गया। क्या मुझे अब सोचना, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं से सब कुछ बोलना। ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन। ओम शांति। हम पूरे साल में बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे डेज़ सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं इतने सारे डेज़ सेलिब्रेट? जैसे कि मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, फ्रेंडशिप डे, ये सारे डेज़ जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि एक डे ले लेते हैं वैलेंटाइंस डे। उस दिन हम सब प्यार से रहते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। दूसरे दिन वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे थे। तो ये एक दिन के लिए नहीं होता है। ये जो डेज़ बनाए गए हैं, चाहे वो विमेंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये सारे डेज़ एक नोटिफिकेशन की तरह है जो हमें रिमाइंड कराता है कि ये हमारी लाइफस्टाइल में हमेशा चलता रहे, ना कि सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन सेलिब्रेट किया, सेल्फीज़ ले ली, सोशल मीडिया पे हमने उसको शेयर कर दिया, बहुत सारी लाइक्स आ गई, सेकेंड डे वापस जैसे थे। ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली ये सारा जो डेज़ हम सेलिब्रेट करते हैं वो हमें याद दिलाते हैं अपने जीवन में हमेशा उसको लेके चलना है। अगर बीच में कहीं भूल गए हैं तो वापस उसको कंटिन्यू करना। बहुत अच्छा डे आ रहा है, इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून। हम सब इकट्ठा होकर पूरी दुनिया में ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो योगा हमारे जीवन जीने की एक शैली बन जाए, ना कि सिर्फ एक दिन के लिए हम करें। मन को तंदुरुस्त करना, तन को तंदुरुस्त करना दोनों आवश्यक है। अगर मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है। तो हम ये 3 दिन तन की तंदुरुस्ती और मन की तंदुरुस्ती दोनों के विषय में चर्चा करेंगे। कुछ योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। कई होंगे जो रोज़ करते होंगे, कई होंगे जो कभी कभी भूल जाते होंगे या भूल गए होंगे, तो फिर से रिमाइंड कर ले। बेसिक एक्सरसाइजेस, बेसिक योगासन जो रोज़ करने चाहिए, बेसिक प्राणायामा जो रोज़ करने चाहिए, हम वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं योगासना से। ऐसे योगासना जो डेली करने चाहिए, ऐसे 5 से 7 योगासना आपके सामने रखते हैं। उससे पहले थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं। आशा करती हूँ आप भी हमारे साथ साथ ज्वाइन करेंगे। तो चलिए अपनी अपनी जगह पे कंफर्टेबली खड़े हो जाइए और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। शुरू करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज एंड देन योगासना।
योगासना। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु, मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। ये आसन आपके आंतों में से वायु निकालने के लिए उपयोगी है। सबसे पहले आप जमीन पर पीठ के बल इस तरह दोनों पैरों में और हाथों में दूरी बनाकर लेट जाइए। आपकी हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहते हैं। अब दोनों पैरों को जोड़ें और घुटनों को मुड़ते हुए अपनी जांघों को छाती के पास लाए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों से आपस में बंद बनाकर घुटनों के नीचे पिंडियों के पास पकड़े। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर को, कंधों को तब तक उठाए जब तक आपकी दाढ़ी घुटनों को छू न ले। इससे आपकी कमर में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद रखें और अपनी कमर पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहे। यह आसन आपको वात से राहत दिलाता है, पेट की गैस कम करता है और कॉन्स्टिपेशन से भी राहत मिलती है। पाचन क्रिया में भी सुधार आता है। ये आपकी स्पाइनल नर्व्स को भी ठीक करता है और पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यदि आपको पीठ दर्द हो या पेट में चोट आई हो, हर्निया या साइटिका हो या कोई महिला गर्भावस्था में हो, तो यह आसन कृपया करके न करें। कुछ समय के बाद अपने सर और कंधे को वापस जमीन पर रखें और दोनों पैरों को सीधा करके रेस्ट करें। सेतु बंधासन, ब्रिज पोस्चर। शवासन में लेट जाएं। अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ रखें। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जोड़ें, फिर अपने पैरों को मोड़कर अपने हिप्स के पास ले आएं। फिर दोनों एंकल्स को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हिप्स को जितना हो सके उतना ऊपर उठाए, जिससे आपका शरीर एक पूल का आकार ले लेगा। सुनिश्चित करें आपका सर और कंधा जमीन पर हो। आप चाहे तो अपने हाथों से भी कमर को सहारा दे सकते हैं। इस स्थिति में सामान्य सांस लें और छोड़ें। 20 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। यह आसन आपके पेट की अंदरूनी अंगों में खिंचाव लाकर पाचन क्रिया में सुधार लाता है। यह आसन पीठ के मसल्स को मजबूत बनाता है, पाचन क्रिया में भी सुधार लाता है और कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति दिलाता है। यह हृदय की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। यदि आपको अल्सर या हर्निया जैसी बीमारी है तो ये आसन न करें। गर्भावस्था के दौरान भी ये आसन नहीं करना है। नियमित रूप से ये आसन करने से आपको एंजाइटी या डिप्रेशन में भी लाभ होगा। शलभासन। शलभ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पतंगा या टिंडा। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप पेट केवल जमीन पर लेटे और पैरों को दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रेस्ट करने दें। अब दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। दोनों हाथों को शरीर के समांतर इस प्रकार रखें कि हथेलियां आसमान की ओर हो।
और आपकी दाढ़ी जमीन पर एक गहरी सांस लेते हुए सिर्फ अपने नितंब के सहारे अपने पैरों को ऊपर उठाए। पैरों को उतना ही ऊपर उठाए जितना आप बिना घुटने मोड़े उठा सकते हैं। आप पैरों को ऊपर उठाए रखने के लिए अपनी बाहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सामान्य रीति से सांस लें और छोड़ें। यह आसन हमारे पेट के लिए बहुत लाभकारी है और पाचन क्रिया में सहायक है। जांघों की चर्बी को भी घटाता है और वजन भी कम करता है। लोअर बैक पेन में या साइटिका में ये आसन बहुत राहत देता है। ध्यान रखें, गर्भवती महिलाओं को पेप्टिक अल्सर, हर्निया, हृदय रोग या हाई बीपी के रोगियों को ये आसन बिल्कुल ही नहीं करना है। कम से कम 5 बार यह आसन को जरूर करें। भुजंगासन। यह आसन को करने के लिए मकर आसन में स्थित हो जाएं। अब दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और दोनों हाथों को सामने की ओर खींचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी दाढ़ी को ऊंचा करते हुए अपनी बॉडी को नाभि के हिस्से तक जमीन से ऊपर उठाएं। अब सामान्य रीति से 15 से 20 सेकंड तक सांस लें और छोड़ें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में आराम मिलता है। यह पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज की परेशानी से मुक्ति दिलाता है। यह आसन सांस संबंधित तकलीफों में भी सहायक है। गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना है। अगर आपका पेट का ऑपरेशन हुआ है तो ये आसन कम से कम 3 महीने तक न करें। अल्सर या हर्निया के रोगियों को भी ये आसन नहीं करना है। वक्रासन, स्पाइनल ट्विस्ट पोस्चर। दंडासन में बैठ जाए। अपने दाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर के घुटने के साथ रखें। अब अपने बाएं हाथ को दाएं पैर के पार ले जाते हुए अपनी हथेली को दाएं पैर की बगल में रखें। अब शरीर और गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें, पीठ सीधी रखें। 30 सेकंड तक सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। ये आसन दोनों तरफ करें। यह आसन हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। मधुमेह के रोगियों को यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स को यह आसन बहुत लाभ देता है। यदि आपको ज़्यादा पीठ दर्द हो या स्लिप डिस्क की शिकायत हो तो ये आसन न करें।
अगर आपका हाल ही में पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है तो कम से कम 3 महीने तक यह आसन न करें। महिलाओं को मासिक धर्म के समय भी यह आसन नहीं करना है। 20-30 सेकंड में इस स्थिति में रहकर फिर वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाए और दोनों तरफ बारी बारी दोहराए। ओम शांति। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कॉमन बातों को लेते हैं, जैसे कि आजकल कफ, कोल्ड, फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें होती रहती है। सीज़न चेंज हुआ, कभी डायरिया हो गया, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, तो हम सोचते हैं कि ये बीमारी है और बीमारी समझ करके हम इसकी दवाई ले लेते हैं एलोपैथिक और इसको दबा देते हैं। एक्चुअली नेचर प्रिंसिपल के अनुसार ये कोई बीमारियां नहीं हैं, ये हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होता है। हम सोचते हैं कि बीमारी आ गई, परंतु नहीं, ये बीमारियां नहीं हैं। इसको समझने का कुछ प्रयास करते हैं। जब हम अननेचुरल खुराक खाते हैं, जैसे कि ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, केमिकल्स वाला, है ना, जैसे कि सॉफ्टीज़ लेते हैं, फिर एनीथिंग मेड फ्रॉम शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती है और इसलिए उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से 4 चैनल्स के द्वारा बाहर निकलते हैं। कौन से 4 चैनल्स? तो हमारी बॉडी में 4 डिटॉक्स चैनल्स हैं। पहला स्टूल, दूसरा यूरिन, तीसरा स्वेटिंग, चौथा ब्रीथ। ये 4 चैनल्स के द्वारा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। जब कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है तो इन 4 चैनल्स के द्वारा टॉक्सिन्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि म्यूकस बनता है तो कफ कोल्ड बन के बाहर आता है, फीवर स्वेटिंग के द्वारा बाहर आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल प्रिंसिपल के अनुसार ठीक हो रही है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है। और हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, म्यूकस को सुखा देते हैं और फिर वो दब जाता है। कहते हैं सप्रेस डिसीज लीड्स टू फ्यूचर क्रॉनिक डिसीज। कौन से क्रॉनिक डिसीज? एक्ने, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, पैप्टिक अल्सर, फिर लॉन्ग टर्म जितने भी डिसीज़ हैं, तो ये सारे डिसीज़ होते हैं। इसलिए सप्रेस नहीं कीजिए इन सब चीज़ों को, निकलने दीजिए जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में आते हैं। और जब भी ये चीज़ होती है, जैसे कि फीवर होता है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? कफ कोल्ड हो गया, डायरिया हो गया, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? नेचुरली हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? हम कुछ 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं। जब भी ऐसी बातें सामने आती हैं तो हमें क्या करना है? पहला, फास्टिंग। आप सोच रहे होंगे फास्टिंग यानी बिल्कुल ही नहीं खाना है। ऐसा नहीं है, लेना है, परंतु सॉलिड फूड नहीं लेना है, लिक्विड डाइट पे चलना है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि हमारे शरीर की 70% जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर लग जाती है। 30% जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में हीलिंग का काम करती है। तो जब हमारे सामने ऐसी कोई बात आती जैसे कि फीवर, कफ, कोल्ड हो गया और उस समय हीलिंग एनर्जी जबकि ज़्यादा चाहिए और हम ज़्यादातर खाना खाकर सॉलिड फूड खाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लग जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है। इस समय हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है तो हमारी ज़्यादातर एनर्जी हीलिंग में लगनी चाहिए, इसलिए हम लिक्विड डाइट लेते हैं ताकि सॉलिड फूड जो अगर खाएं तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लग जाती है पाचन करने के लिए। तो 2 दिन के लिए लिक्विड डाइट लें। लिक्विड डाइट में आप कोई भी जूस ले सकते हैं। शुरू करें लेमन वाटर से, कोकोनट वाटर से, एशगार्ड जूस। एशगार्ड जूस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ।
तो ऐसे ऐसे जो जूसेस हैं वो लेकर हम शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद थोड़ा सा, जैसे कि पोहा हो गया, उपमा हो गया, हल्का खाना, दलिया हो गया, हम शुरू करें। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी की जो सिस्टम है, जीआईटी सिस्टम है, वो ठीक से चलना शुरू करेगी। तो ये फास्टिंग हम करें। सेकेंड टिप, एनिमा। ये नाम सुनते ही एक बार तो ऐसे हो जाता है कि नहीं, ये क्या बोल दिया। एक्चुअली एनिमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लीनिंग आवर इंटरनल बॉडी। कैसे? जब हमारे दांत खराब होते हैं तो क्या हम ऐसे कहते हैं कि दांत बहुत ख़राब हो गए हैं, मैं साफ़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा? हम करते हैं ना, क्योंकि वो बाहर दिखाई देता है। वैसे ही हमारे आंतों में बहुत सारी गंदगी जमा हुई होती है, उसको भी साफ़ करना इतना ही ज़रूरी है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, पेट की बीमारियाँ है, बीमारी है कोई भी, उनको तो वीकली 2 टाइम्स एनिमा लेना चाहिए। जिनको कोई बीमारी नहीं है वो मंथली एक बार ज़रूर एनिमा ले। अपने इंटेस्टाइन को क्लीन रखना बहुत बहुत आवश्यक है अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी ये सारी चीज़ें करती है, एनिमा लेते हैं, वो लोग फास्टिंग करते हैं और उसकी वजह से उनकी स्किन आप देखिए, उनकी हेल्थ आप देखिए कितनी अच्छी रहती है। तो एनिमा लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम ठीक हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो मंथ में एक बार ज़रूर एनिमा लें और अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करें। थर्ड टिप, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उनके लिए, वेट पैक। एक्चुअली ये वेट पैक जो है वो बहुत फ़ायदा करता है। सुनने में बहुत सिंपल है। एक टॉवेल ले लीजिए, टॉवेल को, लंबा सा टॉवेल ले लीजिए, उस टॉवेल को थोड़े से ठंडे पानी में, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं, थोड़े से ठंडे पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद उसको पेट के इस हिस्से पर लपेट दीजिए। क्या है, पेट में जब 37 से ज़्यादा 37 सेल्सियस से ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लेक्स, खट्टी डकारें आना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो वेट पैक हमें मदद करता है अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में। तो हम क्या करेंगे, एक लंबा सा टॉवेल ले लीजिए, उसको भिगोकर, पानी निचोड़कर, ऐसे भीगा हुआ टॉवेल पेट के हिस्से पर लपेट लीजिए और एक छोटा सा पट्टा जो हमें यहाँ पे भी लपेट लेना है, सिर पर, माथे पर। इससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होगा। ये जो हमें करना है, वेट पैक जब हम रखते हैं, प्लीज़ बहुत ध्यान रखें, इसको भोजन के बाद कभी नहीं करना है। भोजन के 2 घंटे छोड़ने के बाद ही करें या फिर भोजन लेने से पहले कर लीजिए। ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा जिनको एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। चौथी पॉइंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, सन बैथिंग। सन बैथिंग यानी कि सूर्य स्नान। सूर्य स्नान करने से हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं। हम जानते हैं जब हमारे किचन में कुछ भी अनाज वगैरह ख़राब हो जाता है तो हम उसको सूर्य की किरणों के नीचे रख देते हैं, सनलाइट के नीचे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों के द्वारा वो जर्म्स वगैरह जो भी है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो हम करते आ रहे हैं, परंतु हम अपनी बॉडी के लिए सन बैथिंग नहीं करते हैं। एक्चुअली सूर्य की शक्ति से पहला तो बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन डी मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनको कैल्शियम की कमी है उनको चाहे कितना भी कैल्शियम बाहर से खा ले, केले खा ले, कैल्शियम की मेडिसिन्स ले ले, परंतु विटामिन डी अगर नहीं है बॉडी में तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो सूर्य की शक्ति, सूर्य लाइट, सनलाइट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सूर्य स्नान ज़रूर करें। कैसे करना है, मॉर्निंग का जो सॉफ्ट लाइट होता है सन का, वो हमें लेना है और जितना हो सके बॉडी पार्ट ज़्यादा ओपन रहे इतना अच्छा है। अगर प्राइवेसी वाली कोई जगह नहीं मिलती है तो आप सफ़ेद कॉटन के कपड़े पहन करके सूर्य स्नान कर सकते हैं। जिनकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और बिल्कुल ही सनलाइट नहीं लेते हैं, उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन भी एक उसी में से है जो सनलाइट नहीं लेते, बिल्कुल 24 घंटे 4 दीवारों में रहते हैं। तो
उन लोगों के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी जिनको आर्थराइटिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, मानसिक तनाव रहता है, वो प्लीज़ सुबह सुबह खुली हवा में, ताज़ी हवा में बैठिए, बॉडी पार्ट ज़्यादा ओपन रख के सनलाइट लीजिए, सन बैथिंग कीजिए, बहुत ज़रूरी है। कम से कम 30 मिनट तक हमें सन बैथिंग करना है। सूर्य स्नान 30 मिनट तक ज़रूर करें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं। एक्चुअली सनस्क्रीन से ज़्यादा टॉक्सिक तो कुछ चीज़ ही नहीं है, इसलिए सनस्क्रीन बिल्कुल ही नहीं लगानी है। अगर जब हम बाहर जाते हैं और ज़्यादा धूप लगती है, स्किन सेंसिटिव है, तो प्लीज़ छाता यूज़ कीजिए, परंतु सनस्क्रीन यूज़ नहीं कीजिए। इवन जब आप सूर्य स्नान कर रहे हैं तभी भी सनस्क्रीन यूज़ नहीं करनी है। अभी चलते हैं लास्ट एंड फाइनल, 5th, प्राणायामा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्राणायामा हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी, हमारी लंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। उच्छ्वास के द्वारा, एक्सेल के द्वारा टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तो हम कल इसके बारे में बात करेंगे, प्राणायामा के बारे में। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं कुछ योगासनों के साथ। चलिए। शशांक आसन। शशांक का अर्थ है खरगोश। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और आरामदायी स्थिति में बैठें। अब अपने घुटनों को आरामदायी स्थिति में जितना फैला सके उतना फैलाएं। आपके पैरों के अंगूठे एक दूसरे को छू रहे हो, ये सुनिश्चित करें। अब अपनी हथेलियों को घुटनों के बीच में रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को आगे की तरफ खींचते हुए अपने शरीर को झुकाएं। ध्यान रखें आपकी भुजाएं समांतर हो और आपकी दाढ़ी जमीन पर टिकी हो। दृष्टि को सामने रखें और सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। शशांक आसन कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। यह आसन पीठ दर्द में भी राहत देता है। आर्थराइटिक प्रॉब्लम हो या हाई ब्लड प्रेशर हो तो उनको यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। पीठ में अगर अत्यधिक दर्द हो रहा है तो यह आसन न करें। उस्त्रासन, कैमल पोज। उस्त्र का अर्थ होता है ऊंट। वज्रासन में बैठ जाए। हर्निया, वर्टिगो, आर्थराइटिस वालों को ये आसन नहीं करना है। हाई बीपी या हृदय रोगियों को भी ये आसन नहीं करना है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो भी यह आसन न करे। पेट में कोई चोट है या हाल ही में कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है तो ये आसन न करें। अब आहिस्ते घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की तरफ हो। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर झुके। फिर एक के बाद एक हाथ से पैरों की एड़ियों को पकड़े। ध्यान रखें
शरीर को किसी भी प्रकार का झटका न दे। अब सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। यह आसन मस्तिष्क और छाती में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है और ये आसन से हमारी आई साइट इम्प्रूव होती है। नौकासन, बोट पोज। सीधा लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए शरीर का ऊपरा हिस्सा भी ऊपर उठाएं। 20 सेकंड तक ऐसे रहें। यह आसन स्टमक की मांसपेशियों को, बैक को मजबूत करता है, कोर मसल को भी मजबूत करता है। यह आसन डायबिटिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और जिनको नींद नहीं आती हो उनके लिए बहुत अच्छा है। जिसे हर्निया हो वो ये आसन न करे। स्पाइन या नेक इंजरी वाले व्यक्ति भी इस आसन को न करें। चक्रासन, द व्हील पोज। पीठ के बल लेट जाइए। अपने दोनों घुटनों को मोड़कर पैरों को हिप्स के पास ले आएं। पैरों के बीच उतना ही अंतर रखें जितना कि कंधों के बीच है। हाथ ऊपर उठाए, कोहनी मोड़े और अपने हाथ जमीन पर ऐसे रखें। बीच से शरीर को इस प्रकार से उठाएं और अपना ध्यान मेरुदंड पर केंद्रित करें। यह आसन विशेष करके शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, मोटापा भी दूर करता है। ओम शांति। आप सबने योगासना देखा, उसके क्या फ़ायदे हैं ये देखा, कौन सी बीमारी में ये नहीं करना है ये भी सुना, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें और रोज़ ये योगासना ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए अपने शरीर में। तो चलिए 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। बाह्य सभी बातों से मुक्त हो जाएं। अपने आप को देखने का अभ्यास करते हैं। पांच तत्व के इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। निरोगी हूँ। मेरे पूरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है। मैं मस्तिष्क से लेकर पैर तक तंदुरुस्त हूँ। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मेरे ऊपर हमेशा छत्र छाया की तरह रहती है। परमात्मा की दिव्य शक्तियों की छत्र छाया में मैं सुरक्षित, स्वस्थ हूँ।
ओम शांति। कल हम फिर से मिलते हैं, प्राणायाम करेंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओम शांति।